हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं एक ऑडियो बुक समरी को, जिसे आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि हम बुक्स की कंप्लीट नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर सकें। इससे पहले कि दोस्तों आप हमारे इस ऑडियो बुक समरी के अंदर खो जाएं, जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और इसके साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी इस ऑडियो बुक समरी को। और दोस्तों, आज की हमारी बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। दोस्तों, हमारे विचार ही हमारा आज, कल और आने वाला कल डिसाइड करते हैं। आने वाले कल को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने का एक ही तरीका है कि हम अपने आज में जो भी करें पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें और अपना 100% दें और कल की चिंता कल पर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम इस बुक से क्या सीखने वाले हैं। इस बुक का गोल है अपने रीडर्स को और भी ज़्यादा इंजॉयबल और फुलफिलिंग लाइफ जीने में हेल्प करना। दोस्तों, अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में और भी ज़्यादा अवेयर करना ताकि वो लाइफ को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की आदत डालें। हम अक्सर छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं और फ्यूचर को लेकर के परेशान रहते हैं, लेकिन ये बुक आपको प्रेजेंट में खुश रहना सिखाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये बुक किसको पढ़नी चाहिए। ये बुक हर उस इंसान के लिए है जो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट चाहता है। जो लोग क्रिटिसिज्म के डर से एक्शंस लेने से घबराते हैं, उन्हें एक बार ये बुक पढ़कर जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब नज़र मारते हैं एक बार इस बुक के ऑथर के बारे में। दोस्तों, इस बुक के ऑथर हैं डेल कार्नेगी। ये बुक फर्स्ट टाइम ग्रेट ब्रिटेन में 1948 यानी कि 1948 में पब्लिश की गई थी। डेल कार्नेगी का जन्म 24 नवंबर 1888 में हुआ था। वो एक अमेरिकन राइटर और साथ में लेक्चरर थे। और इसके साथ ही दोस्तों, डेल कार्नेगी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्रेनर, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर और इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर भी थे और वो इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलपर भी थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अभी भी तंग कर रही है? वो चाहे जो भी चीज़ हो, मगर आपकी ये टेंशन आपको जीने नहीं दे रही, आपको अपने सपनों से दूर कर रही है, आपकी सक्सेस और खुशियाँ आपसे छीन रही हैं। तो क्या आप जिंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं या फिर खुल करके अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं? इस किताब में आपको ऐसे इफेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको आपकी हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, क्या आपकी आदत है कि आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं? कभी कभी लोग इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि वो अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप भरपूर जिंदगी जी रहे हैं? दोस्तों, हर एक दिन को भरपूर जिए। दोस्तों, स्प्रिंग के एक सुहाने दिनों में एक जवान मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्जाम्स पास कर पाएगा और स्कूल ख़त्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए, कैसे वो अपने करियर की शुरुआत करेगा? वो लड़का यही सब सोच रहा था कि उसके हाथ में किताब थी जिसे वो उस टाइम पर पढ़ रहा था कि तभी उसे उसमें लिखे कुछ ऐसे 21 वर्ड मिले जिन्हें पढ़ करके वो इंस्पायर हो गया। और आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स में से एक बना। उसने फेमस जॉन हॉकिंस मेडिकल स्कूल को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर भी बना। और वो नौजवान और कोई नहीं बल्कि सर विलियम्स ओसियर थे। जो 21 वर्ड सर विलियम्स ने पढ़े वे थे, दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका मतलब है कि हमें उन कामों और टास्क पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमें अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम अपने फ्यूचर के बारे में टेंशन लें। सर विलियम्स ने येल यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने छात्रों को डे नाइट कंपार्टमेंट में रहने के लिए एनकरेज किया।
सोचो कि आप अपने पास्ट के दरवाजे लॉक कर सकते हैं और फिर आप अपने फ्यूचर के दरवाजे भी लॉक कर लेते हैं। तो अब आपके हाथ में जो बचेगा वो है आपका प्रेजेंट, यानी कि आज और अभी। यहाँ पर डे नाइट कंपार्टमेंट का मतलब है हर एक दिन के हिसाब से जीना। खुद को अलाउ करें कि आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचें जो उस वक्त आपके सामने मौजूद है। अपने दिमाग को पास्ट और फ्यूचर में भटकने ना दें। सर विलियम्स का ये मतलब नहीं था कि आप अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर ना हो, मगर उसको लेकर के फिक्र करने के बजाय आप अपनी सारी एनर्जी अपने आज के टास्क में लगाएं तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो भी करें उसे पूरे दिल से करें और अपना बेस्ट दें। बस यही आपको करना है, फिर तो आपका फ्यूचर बढ़िया होगा ही होगा। सैंड यानी कि रेत का एक दाना, यानी कि एक टाइम में एक टास्क, एक दिन में। हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में खड़े रहते हैं। पास्ट एक लंबी हिस्ट्री है और फ्यूचर बहुत ही बड़ा है, किसी ने भी इसे देखा नहीं है और हो सकता है कि हम इतनी लंबी जिंदगी ना जी पाएं। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ गुजरे हुए और आने वाले टाइम के बारे में सोच सोच के परेशान होने का। हमें फिक्र करनी चाहिए तो सिर्फ आज की। दिन रात फिक्र करने से बहुत से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। ऐसे लोग नर्वस ब्रेकडाउन या फिर एक्सट्रीम बॉडी पेन के शिकार होते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम उन कामों पर ध्यान दें जो हमें आज करने हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमें बस अपने आज में जीना चाहिए। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आने वाली सुबह भी आपकी फ्रेश होगी। मिशिगन की मिसेज ई के सील्ड्स के सुसाइड करने तक की नौबत आ गई थी। तभी उन्होंने अपने आज में जीने की इम्पोर्टेंस को समझा। अपने पति की मौत के बाद वो गरीबी झेल रही थी और फिर काफ़ी डिप्रेस भी हो गई थी। मिसेज सील्ड्स किताबें बेचने के अपने पुराने धंधे पर लग गई। उसे लगा कि काम करने से शायद उसका मन बहल जाएगा, मगर अकेलापन एक बीमारी की तरह होता है जो धीरे धीरे आता और अकेले खाने और अकेले ड्राइव करना, यही अकेलापन उसे अंदर से खा रहा था। और ऊपर से कोई स्कूल उसकी किताबें खरीदने को तैयार ही नहीं था। उसे कहीं भी सक्सेस नजर नहीं आ रही थी। जब जीने की कोई वजह न लगे तो इंसान टूट जाता है। मिसेज सील्ड्स पूरी तरह से होपलेस हो चुकी थी। तंग आकर उन्होंने अपनी जान देने की ठान ली थी। मिसेज सील्ड्स को अपनी कार पेमेंट और रूम रेंट का भी इंतजाम करना था। उसे लगने लगा था कि शायद अब उसके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अगर बीमार पड़ी तो डॉक्टर की फीस कहाँ से लाएगी। जो एक चीज मिसेज सील्ड्स को सुसाइड करने से रोक रही थी वो ये थी कि अगर वो मर जाएगी तो उसकी बहन को बेहद दुख होगा और वो बेचारी उसकी अंतिम संस्कार का खर्चा भी नहीं उठा पाएगी। फिर एक दिन मिसेज सील्ड्स ने एक आर्टिकल देखा। इसे पढ़कर उसे के अंदर जीने की हिम्मत जागी। उस आर्टिकल में लिखा था कि समझदार इंसान के लिए हर एक दिन नया होता है। उसने वह आर्टिकल अपने रूम में वहां पर टांग दिया जहां पर उसकी नजर हमेशा उस पर पड़ सके। उसने अपने पास्ट को भुला करके और आने वाले कल की फिक्र को छोड़ करके जीना सीख लिया था। मिसेज सील्ड्स हर रोज सुबह उठ करके खुद को रिमाइंड करवाती, यानी कि खुद को याद दिलाती कि आज एक नई जिंदगी की शुरुआत है। इससे मिसेज सील्ड्स अपनी गरीबी और अकेलेपन से बाहर आ पाई। अब मिसेज सील्ड्स ने खुशहाल और पॉजिटिव तरीके से जीना सीख लिया था। अब उसका हर दिन बेहतरीन तरीके से गुजरने लगा क्योंकि वो बस अपने आज को जीने लगी थी। बस एक बात उसने अपने दिमाग में रखी कि समझदार इंसान के लिए हर दिन नया होता है। हम क्यों अपने प्रेजेंट से दूर भागते रहते हैं? क्यों हम हमेशा फ्यूचर के सुहाने सपने देखते हैं और आज की खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं? जब हम बच्चे थे तो जल्दी से बड़ा होना चाहते थे और जब हम बड़े हो जाते हैं तो शादी करने के सपने देखने लगते हैं और फिर एक दिन हमारी शादी भी हो जाती है तो तब हमें रिटायरमेंट के सपने देखने पड़ते हैं। और जब फाइनली हमारी रिटायरमेंट का दिन आता है तो हम महसूस करते हैं कि हमने कितना कुछ खो दिया है ज़िंदगी में, जिससे हम देर से समझते हैं। दरअसल हर दिन हर पल को जीने का नाम ही जिंदगी है। एक पुरानी रोमन कहावत है क्रैप डिम, जिसका मतलब है दिन को भरपूर जियो। आप अपनी जिंदगी के चाहे जिस मोड़ पर हो, जिस मुकाम पर हो, इसे एंजॉय करो।
इसे जियो, जिंदगी में जो भी आपको मिला है उसे सराहो, ना पास्ट की फिक्र करो ना फ्यूचर की टेंशन, बस उस पर फोकस करो जो आज करना है, क्योंकि पास्ट आपको बस उदास करेगा। दोस्तों, आपकी जो भी बुरी यादें हैं, रिग्रेट्स हैं, उन सबको पीछे छोड़ दो। जो हो गया है उससे भूल जाइए। और जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो आने वाले कल में कई सारी बातें हो सकती हैं। आपकी फिक्र करने से कुछ नहीं होने वाला, जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। आज के बारे में सोचे, आज आपके क्या टास्क हैं, अभी इस वक्त आप कहाँ पर हैं। अपने आज को एप्रिसिएट करें और हर रोज एक जिंदगी जिए। जो 24 घंटे आपको मिले हैं सिर्फ उन पर फोकस करें और ये देखें कि इन 24 घंटों को आप कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। क्या आप ये 24 घंटे बस टेंशन में गुजारेंगे या फिर इन्हें आप अपने कैरियर, अपने करीबी लोगों और जिंदगी की खुशियों को एप्रिसिएट करने में बिताएंगे। इससे दोस्त आप देख पाएंगे कि आपका हर दिन भरपूर तरीके से गुजरेगा। आप हर पल का मजा ले पाएंगे और आप हर टास्क पर फोकस भी कर पाएंगे। जैसा कि सर विलियम्स ने कहा, जितनी भी सक्सेस मुझको मिली है उसका सारा क्रेडिट मैं फ्यूचर की फिक्र छोड़ करके अपने आज के टास्क को पूरा करने की पावर और अपना बेहतरीन करने की पावर को देता हूँ। सर विलियम्स कहते हैं कि अपनी पत्नी को बर्तन साफ करता हुआ देख करके मैं बेफिक्र होकर के जिंदगी जीना सीख गया। महान विलियम्स वुड पेट के जानलेवा दर्द से परेशान रहते थे। उन्हें इतना दर्द होता था कि वो रात में सो भी नहीं पाते थे। उनके पिता की स्टमक कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। महान वुड को लगता था कि उन्हें भी शायद यही बीमारी है। विलियम वुड अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए। एक स्पेशलिस्ट ने उनका एग्जामिन किया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका स्टमक का एक्सरे एकदम क्लियर है। उसने उन्हें कुछ दवाइयाँ लिख करके दे दी जिससे उन्हें आराम आ जाए और चैन से वो सो पाएं। और डॉक्टर ने उन्हें ये भी कहा कि उनके स्टमक पेन की वजह उनका इमोशनल स्ट्रेस है। महान विलियम वुड बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते थे और उन पर हमेशा अपने टास्क पूरा करने की धुन सवार रहती थी, जिससे वो आराम नहीं कर पाते थे और वे हमेशा जल्दी में रहते थे और टायर्ड और टेंशन फील करते थे। एक वक्त में उनके दिमाग में हजारों बातें आती थी। फिर उन्होंने अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना शुरू कर दी और उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने सर लेना छोड़ दी और अब वे हर मंडे रेस्ट भी करने लगे थे। एक दिन वो अपना डेस्क साफ कर रहे थे जिसके अंदर उन्हें कुछ ऐसे नोट्स और इम्पोर्टेंट पेपर मिले जो अब उनके किसी काम के नहीं थे। एक एक करके विलियम ने ये सारे पेपर्स को फाड़ करके डस्टबिन में फेंक दिया। तभी उन्हें एक आइडिया आया कि जैसे वे वेस्ट पेपर को डस्टबिन में फेंक रहे हैं उसी तरह बीते हुए कल की हर प्रॉब्लम को तोड़ मरोड़ करके अपनी जिंदगी से बाहर फेंका जा सकता है। अपने पास्ट का बर्डन ले करके चलने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा होगा कि उसे भी किसी रद्दी पेपर की तरह से फेंक दिया जाए। एक दूसरे मौके पर विलियम वुड ने देखा कि उसकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए कुछ गा रही थी। उन्होंने खुद से कहा, देखो बिल, तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है। हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं और वो इतने सालों से बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा, अगर उनकी बीवी को पहले ही पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने सालों तक बर्तन धोने पड़ेंगे तो शायद वो शादी करने के लिए कभी भी नहीं कहती। महान विलियम वुड को रियलाइज हुआ कि उनकी बीवी को ये काम जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह हर रोज के हिसाब से बर्तन धोती है। उसे कल के गंदे होने वाले बर्तनों की फिक्र आज नहीं है और ना ही वो उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उसने कल साफ किए थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बीमारी की वजह यही है कि वे हर काम को तुरंत पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो दरअसल कोशिश कर रहे थे कि आज के बर्तन, पिछले दिन के बर्तन और आने वाले दिन के बर्तन जो भी गंदे भी नहीं हुए हैं उन सबको वे आज ही साफ कर लें किसी भी सूरत में। और यही विलियम वुड की सबसे बड़ी गलती भी थी जो उन्हें रियलाइज हुई। वे दूसरों को हमेशा सही ढंग से जीने की नसीहत देते थे मगर खुद अमल करना भूल गए थे। महान विलियम ने जब अपना रूटीन चेंज किया तो उन्हें नींद भी बढ़िया आने लगी और उनका स्टमक पेन भी गायब हो गया।
याद रखें कि हर दिन को उस दिन के हिसाब से जिएं, क्योंकि आप बीते हुए और आने वाले टाइम का बर्डन ले करके चलेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस आपकी बॉडी सफ़र करेगी और लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। वक्त हर चीज़ की मरहम है। लुइस मोंटेंट जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल खो दिए हैं और वो टाइम था उनकी 18 से 28 की उम्र का। लुइस को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वे तब हर चीज़ की फिक्र करते थे, जैसे कि अपनी जॉब, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ और इसी तरह की कई सारी इनसिक्योरिटीज़ भी उन्हें थी, जबकि वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता था, मगर उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया। लुइस नए लोगों से मिलने से कतराते थे, उन्हें एक तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी यही इनसिक्योरिटी उसकी ज़िंदगी छीन रही थी। उन्होंने 3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था और तीनों जगह से वो रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि उनमें इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वे अपने एम्प्लॉयर को अपनी खूबियाँ बता सके। और तब एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल करके रख दिया। वे एक ऐसे इंसान से मिले जिसकी ज़िंदगी में उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और फिर भी वो इंसान खुश लग रहा था। उस आदमी का नाम था बिल। बिल 1929 में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुका था। फिर दोबारा 1933 में भी उसके साथ ऐसा ही हुआ और 1937 में भी वो बैंकरप्ट हुआ था। हालांकि उसने काफ़ी परेशानियों को झेला था, मगर वो फिर भी नहीं टूटा। उसने कितने ही लोगों से कर्ज लिया हुआ था, कई सारे लोग उसकी जान के दुश्मन भी थे, तब भी वो मजबूती से खड़ा हुआ था। लुइस को बिल से जलन हो रही थी कि वो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। बिल ने लुइस को अपना सीक्रेट बताया। उसने कहा कि अगली बार जब कोई मुसीबत आए तो पेपर की एक शीट और पेंसिल अपने पास रखें। जो भी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़े उसकी डिटेल उस पेपर में लिखने के बाद वो अपने डेस्क की किसी ड्रॉवर में उसे डाल दें। 2 हफ्ते बाद फिर से वो पेपर पढ़े और जो तुमने उस पेपर में लिखा था, अगर वो अब भी तुम्हें तंग कर रहा है तो वापस उसे फिर से 2 हफ्तों के लिए ड्रॉवर में डाल दें। उसकी परेशानियों वाली लिस्ट अभी भी ड्रॉवर के अंदर ही है, मगर इस बीच आपके आसपास काफ़ी कुछ बदल गया होगा और आपने नोटिस भी नहीं किया होगा। मगर आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी हो या छोटी हो, अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। बिल कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि अगर मैं पेशेंस रखता हूँ तो मेरी सारी चिंताएं, फिक्र ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे हवा निकलने के बाद बलून फुस हो जाता है। लुइस को बिल की एडवाइस हमेशा याद रही। इससे उनको बहुत सी चीज़ों में मदद मिली। तो अभी उसको किस बात की फिक्र सता रही है? आपको एहसास होगा कि जो अभी सॉल्व नहीं हो रहा वो टाइम के साथ खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5 ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आप अपनी चिंता को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोफेसर विलियम फिलिप्स को लगता था कि उनकी आंखें शायद अब नहीं रहीं। अगर वो 5 मिनट के लिए कुछ पढ़ते तो उनकी आंखें दुखने लग जाती थी। उनसे खिड़की के बाहर भी नहीं देखा जाता था। ऐसा लगता था कि कोई उनकी आंखों में सुई चुभो रहा है। प्रोफेसर विलियम को डर था कि कहीं उन्हें अपनी आंखों की वजह से टीचिंग न छोड़नी पड़ जाए। एक दिन उन्हें कहीं स्पीच देने के लिए इनवाइट किया गया था। वहाँ लाइट्स इतनी ज़्यादा ब्राइट थी कि प्रोफेसर को बार बार अपनी नज़रें फ्लोर की तरफ करनी पड़ रही थी। मगर जब उन्होंने स्टूडेंट्स को फेस किया, उनको देखना शुरू किया, तो उनकी आंखों में जैसे पेन महसूस ही नहीं हुआ और वो पूरे 30 मिनट तक बोले और इसी तरह से वो 30 मिनट तक अपनी स्पीच देते रहे। प्रोफेसर विलियम को लगा कि अपने टीचिंग के पैशन की वजह से उन्होंने अपने दर्द को जीत लिया था। जब उनका दिमाग कोई बेहद ज़रूरी काम में लगा होता है तो उन्हें महसूस होता है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टीचिंग के लव ने प्रोफेसर को अपनी लाइफ को जीना और उसे एंजॉय करना सिखा दिया था। वो अपना हर दिन ऐसे जीते थे जैसे कि मानो वो उनका पहला और आखिरी दिन हो। जब वे सुबह उठते थे तो अपने विद्यार्थियों से मिलने के लिए उनका इंतजार करते थे। ये उनका एंथुजियाज्म ही था जो उन्हें सारे दुख दर्द से निजात दिलाने में उनकी हेल्प कर रहा था। और अपने पेन और दुख से छुटकारा पाने का एक पहला तरीका है दोस्तों कि आप वो काम कीजिए जिससे आप
प्यार करते हो, जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो। दोस्तों अगर आप ऐसे काम करेंगे जिनसे आपको खुशी मिलती है तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे मेथड के बारे में, जो कि प्रोफेसर विलियम ने अपनाया था। उन्होंने कुछ अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। दोस्तों अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आपके अंदर बुक पढ़ने की इच्छा पैदा होगी, और अगर आप जब किताबों को पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उन किताबों के अंदर इतना डूब जाता है कि आपको और कोई बात याद ही नहीं रहती, जिससे आपके मन के अंदर जो भी टेंशन है, आपके दिमाग के अंदर जो भी बातें चल रही हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों दूसरे मेथड के अंदर आपको क्या करना है, आपको नई किताबें पढ़ने की हैबिट डालनी है। और दोस्तों अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नई किताबें पढ़ सकें, तो इसी के लिए हमने आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प बुक चैनल बनाया है। दोस्तों यहाँ पर आप बुक्स की समरीज को वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो आपने आज से ये अभी हैबिट अपने अंदर डालनी है कि आप बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे मेथड के बारे में। और इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है। दोस्तों एक बार प्रोफेसर विलियम डिप्रेस हो गए थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ में डुबा दिया, और वे हर सुबह टेनिस खेलने लगे, और फिर नहाने के बाद वो लंच लेते थे, दोपहर में वो गोल्फ खेलने चले जाते थे, और कभी कभी तो रात में घंटों तक डांस भी करते थे दोस्तों। और उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर से पसीने को बहाना शुरू किया तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली ही सारी परेशानियां गायब करने लगा। तो चलिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको खुद को दोस्तों किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में शामिल करना है। आप चाहे तो रनिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो जॉगिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो डांसिंग कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता है और वो फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, तो उसको काम को अपनी डेली लाइफ के अंदर इन्वॉल्व कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फोर्थ मेथड के बारे में। खुद को किसी भी तरह के प्रेशर और जल्दबाजी से दूर रखें दोस्तों। प्रोफेसर विलियम को कनेक्टिकट के फॉर्मर गवर्नर विल्बुर क्रॉस से एक एडवाइस मिली दोस्तों। मिस्टर क्रॉस ने मुझे बताया कि कई बार मुझे एक ही साथ में कई सारे काम करने होते हैं, जिससे मैं प्रेशर में आ जाता हूँ। तब उस वक्त मैं क्या करता हूँ कि रिलैक्स बैठकर बस अपना सिगार यानी कि अपना पाइप पीता रहता हूँ और कुछ नहीं करता। टेंशन भगाने का प्रोफेसर विलियम का पांचवा और लास्ट मेथड ये है कि याद रखें कि टाइम और पेशेंस हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कोई भी मुश्किल आए वो उसे एक अलग सोच के साथ देखते हैं। प्रोफेसर विलियम खुद से कहते हैं कि 2 महीने हो जाने दो, फिर मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा, तो फिर आज मैं इसकी परवाह क्यों कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। एक बार में एक काम भले आदमी। एक बार पेनिसिल्वेनिया में एक हंटिंग क्लब में एक बूढ़ा तोता था। उसका पिंजरा हमेशा दरवाजे के साथ लटका रहता था। जब भी वहाँ से कोई आता तो तोता ये बोलता रहता कि एक बार में एक काम करे भले आदमी। तो वो बूढ़ा तोता बस यही रटता रहता, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। कहने का मतलब है कि आप पर चाहे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों दोस्तों, फिर भी शांत रहने की कोशिश करें और एक एक करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें। और आगे इस समरी में हम जानेंगे दोस्तों कि कैसे जॉन डी रॉकफेलर 45 वर्षों तक अपनी उधार की जिंदगी जीते रहे। दोस्तों 33 की उम्र में जॉन डी रॉकफेलर सर मिलियनेयर बन गए थे। जब वे 43 के हुए यानी कि 43 वर्ष के हुए, उस वक्त तक उनकी कंपनी स्टैनफोर्ड ऑयल लार्जेस्ट मोनोपोली कंपनी बन चुकी थी। मगर 53 साल के होते होते उनका बिजनेस धीमा पड़ने लगा दोस्तों। जॉन डी अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, मगर उनकी हेल्थ गिरने लगी थी। डॉक्टर के हिसाब से ऐसा उनका लाइफस्टाइल होने की वजह से हुआ था। जॉन डी अपने बिजनेस की दिन रात फिक्र करते थे। उनके बाल गिरने लगे थे और वे टकले हो गए थे दोस्तों। कभी वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान हुआ करते थे, मगर अब वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उनकी स्किन भी अब पीली पड़ गई थी। जॉन डी के पास जरा सी फुर्सत नहीं थी कि वो अपने शौक या आराम के लिए टाइम निकाल सके। बस पैसा कमाना ही उनका मकसद बन गया था, जिसकी वजह से हर टाइम वो प्रेशर और टेंशन में रहते थे। जॉन डी हमेशा खुद को रिमाइंड कराते थे कि शायद उनकी सक्सेस टेम्परेरी है। उनके बिजनेस पार्टनर जॉर्ज गार्डन
उन्हें सेलिंग के लिए इनवाइट भी करते थे दोस्तों, मगर जॉन डी कभी भी नहीं जानते थे और उनका वीकेंड भी ऑफिस के अंदर ही गुजरता था। इनफैक्ट वो हंसना तक भूल गए थे दोस्तों। सबको उनसे डर लगने लगा था। जॉन डी किसी भी व्यक्ति की अच्छाई नहीं देखते थे और एक दिन वो भी आया जब उनकी मोनोपोली फेल हो गई। उनके राइवल्स पूरी पावर से वापस आ गए। उनकी ऑयल कंपनी ने जिन लोगों को अब्यूज किया था, अब वो भी चेंज की डिमांड कर रहे थे दोस्तों। जॉन डी की हेल्थ गिरती चली गई। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। वे ढंग से खा नहीं पाते थे। उनके डॉक्टर ने उन्हें सही हालात से वाकिफ करवा दिया। या तो वो अपनी कंपनी को चुने या फिर अपनी हेल्थ। अगर वो रिटायर नहीं हुए तो 53 वर्ष की उम्र में वो मर सकते हैं दोस्तों, और उनकी मौत का कारण होगा उनका डर, लालच और टेंशन। तो आखिर जॉन डी को अपनी कंपनी छोड़नी पड़ी। उनके डॉक्टर ने उन्हें फॉलो करने के लिए 3 रूल्स बताए और जो रूल उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, उनमें से पहला रूल तो ये था कि वो कभी टेंशन ना ले। जॉन डी को हर हाल में टेंशन वाली बातों से दूर रहना। और दूसरा रूल जो उन्हें फॉलो करने के लिए कहा गया कि उन्हें पूरा रेस्ट करना है और रेस्ट के साथ ही किसी भी तरह की एक्सरसाइज उन्हें करनी ज़रूरी है। उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ को अपनी रूटीन में शामिल करना होगा दोस्तों। और जो तीसरी खास बात उन्हें ध्यान रखनी थी कि वो डाइट को हमेशा मॉनिटर करना है उन्हें दोस्तों। जो भी खाना वो खाएं वो सही अमाउंट में खाएं। जॉन डी ने ये सारे रूल्स फॉलो करना शुरू कर दिए दोस्तों। तब जाकर उनकी जान बच पाई। वो 53 की उम्र में मरने वाले थे, मगर वो अगले 45 सालों तक जिए। उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था और अपने कई सारे नेबर्स के साथ दोस्ती भी कर ली थी। थोड़ी बहुत गैदरिंग भी शुरू कर दी थी और इसके साथ ही वो गार्डनिंग भी करते थे। यही नहीं, अब तो वो गाने भी गाने लगे थे। जब वे रिटायर हुए तो उनके पास काफ़ी वक्त था सोचने के लिए। जॉन डी ने महसूस किया कि जितना पैसा उनके पास था उससे वे ना जाने कितने ही लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते थे दोस्तों। अब उन्होंने पैसा कमाने के बारे में सोचना छोड़ दिया था और लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया था। जॉन डी ने लेक मिशिगन के एक छोटे से कॉलेज की मदद भी की। उन्होंने मिलियंस इन्वेस्ट किए, इसे बंद होने से बचा लिया। वो छोटा कॉलेज बाद में शिकागो यूनिवर्सिटी बना दोस्तों। एक बार साउथ यूएसए में हुकवर्म की बीमारी फैल गई दोस्तों। जो भी इस बीमारी से इन्फेक्ट होता था उसके इलाज में 50 सेंट लगते थे। जॉन डी ने इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए मिलियंस डोनेट कर दिए ताकि इस बीमारी से एक ही बार में हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। और यहीं से रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत हुई और आज रॉकफेलर एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसका एम है बीमारी और जानकारी के अभाव में मरने वाले लोगों की हेल्प करना। जॉन डी रॉकफेलर ने अपना सारा पैसा डोनेट कर दिया था और उनकी कंपनी स्टैनफोर्ड ऑयल कोर्ट केस भी हार गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कई मिलियंस का नुकसान भी हुआ। मगर जैसे कई लोगों को लगा कि वो टूटकर बिखर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जॉन डी अब भी लाइफ से खुश थे। उन्होंने अब बेवजह फिक्र करना छोड़ दिया था। उन्होंने अब जीना सीख लिया था और वो पूरे 98 सालों तक जिए। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते और बात करते हैं इस बुक के कंक्लूजन के बारे में दोस्तों। इस समरी में दोस्तों आपने सीखा कि किस तरह से एक वक्त में एक ही काम करें जिससे आप उस पर अपना पूरा फोकस लगा पाएं और अपने सारे एफर्ट लगा करके उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएं। बस अपने पास्ट को भूल जाएं, सिर्फ प्रेजेंट पर ध्यान दें। जो सामने है बस उसी पर फोकस करें कि आज आपको क्या काम करना है, आपके टास्क क्या हैं। खूब मेहनत करें दोस्तों। अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देंगे तो फ्यूचर अपना ध्यान खुद ब खुद रख लेगा। आपने इस किताब से बेफिक्र होकर के जीने के कई तरीके सीखे, तो जो आपके लिए बेस्ट था आप वो चूज कर सकते हैं दोस्तों। जो कुछ भी आपने आज सीखा उसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें। तो फाइनली अगर दोस्तों आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो नॉलेज के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे। अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक स्टेप किसी दूसरे की लाइफ बदल सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, और इसके साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लव यू ऑल, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दोस्तों खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।